कथाकार काशीनाथ सिंह जी उपस्थित हैं। हम लोगों के अनुरोध की रक्षा करते हुए हम लोगों के बीच आज पधारे हैं और 3 महीना पहले प्रयास की ओर से यह निर्णय लिया गया था कि यह तीसरा कार्यक्रम जो है कथाकार काशीनाथ सिंह पर केंद्रित रहेगा। विस्तार से परिचय बाद में प्रस्तुत किया जाएगा और वास्तव में वो ऐसे ही परिचय के मुहताज नहीं है। अपना अध्ययन जीवन से लेकर कथा सृजन तक वे ऐसे ही फैले हुए हैं कि अलग से किसी परिचय की जरूरत नहीं है उनके लिए। वे हमारे आज इस अधिवेशन के आज इस कार्यक्रम का आयोजन के मुख्य अतिथि। एक औपचारिकता होती है मुख्य अतिथि कहते हुए मुझे कैसा कैसा लगता है, क्योंकि उनको हम लोग अपने भीतर के ही आदमी समझते हैं। डॉक्टर काशीनाथ सिंह जी हैं, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे बीच उपस्थित हैं कथाकार श्री नारायण सिंह जी। उनसे श्री नारायण सिंह वर्धमान विश्वविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष, आलोचक, व्यंग्यकार भाई गौतम सान्याल जी से अनुरोध है, आग्रह है, मंच पर पधारे। श्री गौतम सान्याल अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय डॉक्टर कृपा शंकर चौबे जी मौजूद है हम लोगों के बीच। हिंदू विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर पद पर कार्यरत, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदू कॉलेज दिल्ली के, जो कि संबोधन पत्रिका के संपादक भी रह चुके हैं डॉक्टर पल्लव जी। उनसे भी आग्रह और अनुरोध है ग्रहण करें। जिनके सहयोग से प्रयास यह कार्यक्रम कर ग्रहण करें श्री जितेंद्र तिवारी। पुष्पस्तवक द्वारा कॉलेज की हिंदी विभागाध्यक्ष श्रीमती प्रोफेसर सुनंदा राय चौधरी महाशय से का स्वागत करते हुए हो रहा है। इसी क्रम में और एक कथाकार हैं और उनके मोहन भाई पटेल जी से आग्रह है, अनुरोध है कि वे हमारे वर्धमान विश्वविद्यालय के पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष और आलोचक श्री गौतम सान्याल जी का स्वागत है। श्रीमती मोहन यादव जी से आग्रह अनुरोध है कि वो आए और डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी का स्वागत करें। श्री अनिल मिश्रा जी से आग्रह है, डॉक्टर अरुण पांडे जी से आग्रह है, डॉक्टर राजेंद्र शर्मा जी से आग्रह है कि और वर्धमान विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर विजय भारती जी से आग्रह अनुरोध करता हूँ वे आए और हमारे आसन मैं जयशंकर प्रसाद जी की कविता पाठ कर रहा हूँ, गीति विभावरी। Oh
के उषा किसने का अंचल डोल रहा कभी कुल सा बोल रहा किसने का अंचल डोल रहा लो रहलत का भी भरवाई लो रहलत का भी भरवाई मधुमुकुल नवले गाजरी प्रीति विधान प्रीति विधान करेंगी मानकर कॉलेज की हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर कुसुम राय जी। कुसुम राय जी से अनुरोध है कि वह आए और स्वागत भाषण करें। इसका विषय है कि हम सृजन संवाद 3 में काशीनाथ जी महान कथाकार के रचनाक्रम को केंद्रित करके प्रयास आसनसोल की संस्था की आयोजना से और हिंदी अकादमी आसनसोल नगर निगम के सहयोग से इस सभागार में एकत्रित विद्वानों के समागमन में श्रवण चिंतन मनन का एक अलग ही आनंद है और एक अपना ही आकर्षण है। और इस आकर्षण से खींचे चलाए जो सुधी बुद्धि गण जो आज इस सभागार में एकत्रित हुए हैं उन सभी का मैं स्वागत करना चाहती हूँ। सर्वप्रथम मैं अध्यक्ष श्रीमती जी जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर यह अध्यक्षा पद स्वीकार कर हमें अनुग्रहित किया सुनना चाहेंगे और इसी से ही तो एकत्र हुए हैं। श्रीमती जी काशीनाथ सिंह जी, आलोचक गौतम सन्याल जी, आलोचक आशीष त्रिपाठी जी और संबोधन पत्रिका के संपादक हिंदी विभाग कमिश्नर प्रसाद सिंह जी, डीयू में कार्यरत पल्लव जी, बनास पत्रिका के संपादक पल्लव जी। जो है आज जो हमारा जो कार्यक्रम है वो काशीनाथ जी के रचनाक्रम पर केंद्रित है और काशीनाथ जी का परिचय मैं क्या दूं, वही बातें होंगी। इस 20-25 वर्षों में जो वैश्वीकरण का जो बढ़ता चरण है उसमें भारतीय समाज व्यवस्था ने
इतनी आक्रांत हुई है कि एक नया उपनिवेशवाद पनप रहा है। हमारी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थितियां की चूल हिल गई है और नई नई मूल्य गठन हुए हैं। स्वार्थपरता, अराजकता, अनैतिकता, लौलुकता, ये सारी जो हमारे परंपरागत उदात्त मानवीय मूल्यों को ध्वस्त कर रही हैं। इसमें ही हमारे मानवीय संबंधों की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं, जिससे व्यक्तिगता बढ़ी है, गांवपन बढ़ा है, घुटन, निराशा, क्षोभ तो बढ़ा ही। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो कथाकार हैं, इसमें इनकी ये जो समाज की नब्ज पर उन्होंने हाथ रखा है और न केवल नगर और ग्राम दोनों ही संवेदनाओं से जुड़े हैं। आम जनता के पक्षधर, आम जन के समर्थन में इनकी जो लेखनी चली है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यद्यपि वे वामपंथी प्रतिबद्ध कथाकार है कहे जाते हैं, किंतु मुझे लगता है कि इनके कथा में समाज की जो बदलती जो सच्चाई है और यथार्थ है वह उन सारी विकास क्रिया दिखाई दे रही। उन्होंने सबसे बड़ी बात, प्रेमचंद का जो किस्सा वो है वह इनके में वो लिखते हैं कि जिसमें कहानीपन नहीं वह कहानी क्या, और अपनी कहानी के कारण ही कहानियां जिंदा रहती हैं, उन्होंने कहा है। और यही कारण है, हमने दिखाया है कि प्रेमचंद, रेणु और प्रसाद इसीलिए हम लोगों के दिलों में है। और हमको लगता है कि काशीनाथ सांग भी इसीलिए दिलों में है कि इनकी कहानियों में एक कहानीपन है। कहानी का सलीका जिसकी उन्होंने वकालत की है वह इनकी कहानियों में है। वो कहते हैं पढ़ने वाला पढ़ ही न रहा हो, सुन भी रहा हो, और बल्कि सुनने के साथ उसे देख भी रहा हो। और यह जो चीज है, तीनों चीज मुझे इनकी कहानियों में दिखाई देती है। कहानी अभिभूत हो रही थी, वो है बल देखिए तो बल चाहिए तो इधर आई, और उसमें उन्होंने बाजार के हिसाब से जो बल देखनारियों का जो पप्पू और इनका रेट ठीक किया और शब्द का प्रयोग है। बाजार के हिसाब से ये चीपों के चीपों और बेस्टों के बेस्टों पड़ेंगे आपके लिए। कितना सुंदर विज्ञापन है। और आज जो बच्चे हो रहे हैं अंग्रेजी दा जो इस पर चर्चा, मैं तो स्वागत करने की आ रही हूँ, लेकिन मैं अपने को संवरित नहीं कर पाई इसके लिए कि मैं थोड़ा सा इसको बोली दूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब भाषा, ये जो भाषा की ताकत है जो जहन में हमेशा याद रहती है। तो मित्रों और बंधुओं और मेरे प्रभु के जो सुधीगण हैं उनका सभी का मैं फिर से पुनः स्वागत करके अपना कार्यक्रम सुनती हूँ। अपना ये मंच का लंबी परंपरा है चरित्र की। रामचरितमानस 2010 में मेरे गृह जनपद रायबरेली में हिंदी साहित्य में पठनीयता के संकट को ध्यान में रखते हुए पाठकी संस्कृत के विकास के उद्देश्य हुई थी। मुख्य उद्देश्य यही था कि अपने आसपास के पाठकों को समकालीन रचना धर्मिता से परिचित कराया जाए और उसको पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। इसी क्रम में समकालीन रचना केंद्रित त्रैमासिक गोष्ठियां हुई, जिनमें से प्रमुख गोष्ठियां जो हुई, मनोज उपड़ा की कहानी रद्दो बदल पर, आदरणीय शिवमूर्ति जी के उपन्यास आखिरी छलांग पर, ओम प्रकाश सिंह के कविता संग्रह चंदन पर नागों का पहरा पर, इस सब पर गोष्ठियां हुई। और इन्हीं गोष्ठियों में ये स्वरमुखर होकर के सामने आया कि जब किसी रचना पर हम विचार करते हैं, अगर संभव हो तो वो उस रचना का रचनाकार भी उपस्थित हो तो रचना प्रक्रिया से भी रचना प्रक्रिया को भी समझा जा सकेगा, परिचित हो सकेंगे हम उससे, और रचनाकार के साथ संवाद भी संभव होगा। इसी क्रम में वार्षिक आयोजन बना सृजन संवाद का, जिसमें एक रचनाकार के संपूर्ण रचनाक्रम पर केंद्रित आयोजन होना निश्चित हुआ। और पहले आयोजन के लिए सन 2010 के आयोजन के लिए हम सब के प्रिय आत्मीय, विशेष रूप से आसनसोल के लिए आदरणीय संजीव दा ने सहर्ष सहमति दी और पहला आयोजन 2010 का संजीव दा पर केंद्रित रहा। इस आयोजन के बाद समीक्षा बैठक में यह बात भी उभर कर सामने आई, साथियों के बीच ये स्वरमुखर हुआ कि जब रचनाकार उपस्थित होता ही है तो यह आवश्यक है कि रचनाकार का यथोचित सम्मान भी होना चाहिए। यह सही है
कि एक रचनाकार का सम्मान उसकी रचनाओं के पढ़े जाने में है, समझे जाने में है, संभव हो तो विवेचित विश्लेषित किए जाने में है। लेकिन इस सब के बावजूद मित्रों ने कहा नहीं, और वास्तव में आवश्यक भी लगा कि नहीं, रचनाकार अगर उपस्थित है और उसके संपूर्ण रचनाकार कर्म पर हम लोग दिन भर बातें करते हैं तो उसका यथोचित सम्मान भी होना चाहिए। अंततः सृजन सम्मान की परिकल्पना साकार हुई और दूसरे आयोजन में जब 2011 का आयोजन हुआ और वो आयोजन केंद्रित हुआ अपने समय के महत्वपूर्ण कथाकार और आज के अध्यक्ष, इस आयोजन के अध्यक्ष आदरणीय शिवमूर्ति जी पर 2011 का, तो और उस आयोजन के बाद जब तमाम साहित्यिक पत्रिकाओं, हंस, कथा, देश, वागर्थ, पाखी, साथ ही तमाम बड़ी प्रसार संख्या वाली पत्रिकाओं, इंडिया टुडे, आउटलुक, शुक्रवार, लोकायत इत्यादि में इसकी रिपोर्टिंग प्रकाशित हुई तो लगा एकाएक हम लोग राष्ट्रीय महत्व के हो चुके हैं और ये राष्ट्रीय आयोजन जैसा कुछ हो गया है। तो इस क्रम में फिर ये निश्चित किया गया कि नहीं, जब आयोजन होता है तो ये भी किया जाए कि इस पूरे आयोजन को लिपिबद्ध किया जाए और उसके साथ साथ कुछ और मित्रों के आलेख मिलाकर एक व्यवस्थित पुस्तक तैयार हो। लेकिन इसके बावजूद अध्ययन के बाद स्थापित नहीं कर सका, एक संकोच था, मन में एक झिझक थी लगातार। मित्रों ने महसूस की थी कि सर बड़े चुप चुप से रहते हैं, बड़े खामोश से रहते हैं। और मुझे अच्छी तरह से याद है उन दिनों काशी विश्वविद्यालय में एक परंपरा थी कि एमए फाइनल के छात्र जब विदाई पाते थे तो अपने गुरुजनों को एक कार्ड में कुछ पंक्तियां लिखकर समर्पित करते थे। अपने सत्र में यह दायित्व तो मुझे मिला था और इसी सब पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर मैंने गुरुदेव को निर्धारित कार्ड पर लिखा था, निरर्थक शब्दों और बकवास आवाजों के खिलाफ खड़ी होती है और टोकती है एक क्षण विस्फोट का। मुझे कवि का नाम याद नहीं है, पंक्तियां भी याद है वो। इसके बाद अंतः काम आए आत्मीय मित्र आशीष त्रिपाठी जी और उन्होंने विनय पत्रिका पहुंचाई। मैंने उनसे अनुरोध किया था कबहू का बंधु अवसर पाई, मेरी सुविधाई वो कछु करुण कथा चलाई। अंतः गुरुदेव की संस्तुति मिली और एक दिन दौड़ता भागता हुआ बनारस पहुंचा। गुरुदेव ने पीठ पर हाथ रख सुफल बोला और जिसका परिणाम है कि हम सब इस महती आयोजन में आज शामिल हुए हैं। मैं अपने वैयक्तिक संदर्भ में लिखा था, बड़ी बातें, ओजस्वी और हृदय विदारक वक्तव्य और बड़ी घटनाएं आदमी का परिचय नहीं देती, परिचय देती है मामूली और छोटी बातें। उसी क्रम में उन्होंने लिखा था, आदमी के भीतर के तंतुओं को मैं ऐसी जगहों से देखना चाहता हूं कि उसके भीतर का मनुष्य कितना छोटा या बड़ा है। वास्तव में मुझे लगता है गुरुदेव का, काशीनाथ जी का पूरा साहित्य इन तंतुओं की तलाश है या इन तंतुओं के माध्यम से पूरी मनुष्यता की तलाश है और वहां छोटा से छोटा मनुष्य भी मिलेगा और बड़ा से बड़ा। तो ये बातें मित्रों, यह आयोजन केंद्रित है, ये पहला ये आयोजन आसनसोल में प्रयास का हो रहा है। इसके पीछे कारण है वस्तुतः भाई मनोज यादव जी के संयोजकत्व में, अरुण जी के संयोजकत्व में हिंदी माध्यम शिक्षा विकास मंच और आदरणीय जितेंद्र तिवारी जी के नेतृत्व में एक तरह से हिंदी अकादमी आसनसोल नगर निगम ने इतनी उर्वर भूमि तैयार कर दी है आसनसोल में, साहित्यिक परिवेश इतना बेहतर तैयार कर दिया है कि अब यहाँ साहित्य की फसल, बेहतर फसल लहरा सकती है। प्रयास भी उसमें एक छोटा सा योगदान देना चाहता है। उसकी सीमाएं हैं ये सही, लेकिन एक बड़ा पाठक समूह है आसनसोल में। मुझे लगता है किसी भी शहर से बड़ा पाठक समूह है आसनसोल में, आवश्यकता है उसे दिशा देने की और इसमें से एक छोटी सी कोशिश हम सबको करनी है। इसमें आप सबके सहयोग की कामना ही नहीं, याचना और प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद मित्रों। और जिस भाव और विचार प्रवाह में बहना चाहते हैं उसमें निश्चित रूप में अड़चन पैदा करता है मोबाइल। उसको अगर काइंडली साइलेंट रखें या ऑफ रखें तो अच्छा होगा। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, दुष्यंत कुमार जी याद आते हैं। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं,
मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। तो इस तरह हंगामा करने वाला मुझे लगा नहीं कि काशीनाथ सिंह जी हैं, मगर कहीं ना कहीं पढ़ते हुए मुझे लगा कि वो परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन अनपेक्षित मूल्यों का जो बोलबाला है उसके खिलाफ एक प्रतिरोध का स्वर उसके भीतर है। और इधर हम लोग प्रयास के माध्यम से ये भी कहते हैं कि अपने परिवार के साथ उनको अपना ही समझते हैं, मगर अपनों को सम्मानित करते हुए कैसा कैसा लगता है। इसलिए हनुमान होते तो हम लोग दिल खोलकर रख देते उनके सामने, मगर ये समाज जो यहाँ बैठा हुआ है वो मुझे छोड़ेगा नहीं, कहेगा आप दिल खोल करके किसी तरह देते हैं हम लोग नहीं जानते हैं, मगर उनका सम्मान कैसे हुआ। इसी क्रम में ही मैं अनुरोध करूंगा हमारे प्रयास के संरक्षक काजी नजरुल इस्लाम महाविद्यालय के अध्यक्ष प्रिंसिपल डॉक्टर संतराम जी से कि वो आए और शॉल उड़ा करके और हमारे अध्यक्ष महोदय और बाकी सदस्य सहयोग की कामना है। डॉक्टर श्रीवास्तव जी साथ दें। डॉक्टर श्रीवास्तव जी एक स्मृति चिन्ह है। आज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ये तय था कि हमारे यहाँ के बनर्जी महाशय उपस्थित रहेंगे। दिल्ली में अचानक कोई जरूरी काम आ गया, उनको जाना पड़ा और उनके प्रतिनिधि के रूप में आज यहाँ उपस्थित हैं आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन श्री हमारे जितेंद्र तिवारी जी, जो कि हिंदी अकादमी के सचिव हैं। मुख्य अतिथि कथाकार काशीनाथ सिंह को अर्पित करें और बाकी सदस्यों का सहयोग करें। हिंदी अकादमी एवं आसनसोल नगर निगम की ओर से मानपत्र प्रदान किया जाता है। मानपत्र प्रदान करते हैं चेयरमैन हिंदी अकादमी के सचिव, सम्मानित अतिथिगण और हमारे यहाँ के उपस्थित प्रबुद्धजन सहयोग कर रहे हैं। काशीनाथ सिंह जी और हमारा अध्यक्ष तथा काशी मूर्ति जी सहयोग करेंगे। संबोधन पत्रिका संपादक कामेश्वर सिंह, अध्यक्ष हिंदी विभाग के साथ सहयोग दें। संबोधन का विमोचन हुआ, एक एक प्रति अतिथियों के हाथ में प्रदान करने का अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद। त्रिपाठी अध्यक्ष हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार शिवमूर्ति जी, आज के इस कार्यक्रम में जिनको सम्मानित कर हम सब अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं, जिन्हें पढ़कर कहानी की, कथा की एक तमीज पिछले 25-30 वर्षों में हम जैसे युवा लोगों को हुई है। कथाकारों की अनेक पीढ़ियां जिन्हें पढ़कर कहानी की तमीज हासिल करती रही हैं। हिंदी क्षेत्र में जिनके लेखन ने साहित्यिक पाठक की सीमा को बार बार तोड़कर पाठक समुदाय
को बृहत्तर बनाया है, साहित्य को ऐसी ऐसी जगहों तक पहुंचाने में जिन्होंने सफलता हासिल की है जो इससे पहले सोचे नहीं गए थे, वे जिन्होंने साहित्य की दुनिया को दूसरे कला माध्यमों से जोड़ा है, या मैं ये कहूं कि दूसरे कला माध्यमों में काम करने वाले, स्वांतः सुखाय काम करने वाले, अपनी दुनिया में खुश और मस्त रहने वाले लोगों को भी उद्वेलित किया है कि वे साहित्य की तरफ आए, चाहे वे रंगमंच के लोग हों, चाहे सिनेमा के लोग हों। और इस तरह से साहित्य और हमारे समकालीन कला जगत के बीच में एक संबंध, एक आवाजाही का रिश्ता जिनके कथा साहित्य, जिनके लेखन के कारण कायम हुआ है, ऐसे लोकप्रिय, प्रसिद्ध और हिंदी के शीर्ष स्थानीय कथाकार, कहानीकार आदरणीय काशीनाथ सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय साथी और आसनसोल और आसपास के इलाकों से आए हुए सभी बुजुर्ग और युवा दोस्त, थोड़े से वक्त में उनके काम पर क्या कहा जाए, कौन कौन से बिंदुओं पर नजर डाली जाए, ये मेरे लिए एक कश्मकश अभी तक है जबकि मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। लेकिन कुछ एक बातें, कुछ सामान्य बातें और कुछ वे बातें जो मैं कहना चाहता हूं, उन दोनों को मिलाकर मैं कुछ अगले 10-15 मिनट में अपनी बात समेटने की कोशिश करूंगा। आए हैं और भी उनके व्यक्तित्व के आयाम हैं, लेकिन जिन व्यक्तित्व के जिन आयामों को ज्यादा मकबूलियत हासिल हुई है, जिन्होंने ज्यादा प्रभावित किया है हमारे साहित्य समाज को, पाठक समाज को, ऐसे उनके व्यक्तित्व के 3 आयाम हैं। एक उनका कहानीकार व्यक्तित्व है, दूसरा उनका उपन्यासकार व्यक्तित्व है, और तीसरा खास तौर पर 90 दशक के उत्तरार्ध में उन्होंने हिंदी की लगभग मर चुकी विधाओं, जिनका संबंध स्मृति से है, चाहे वह आप उसे संस्मरण कहें, आप उसे रेखाचित्र कहें, उसे आप आत्मकथात्मक वृत्त कहें, आप उसे स्मृति आख्यान कहें, आपको जो भी नाम लेना हो, लेकिन 90 दशक के उत्तरार्ध में काशीनाथ जी ने उन विधाओं को अपने हाथ में लेकर एक तरह से पुनर्नवा किया, उनको कुछ ऐसा तेज, ऐसी शक्ति प्रदान की कि हमने देखा कि काशीनाथ जी के संस्मरण और रेखाचित्र छपने अभी शुरू हुए थे, 4-5-6 सालों के 5-6 साल ही हुए थे कि हिंदी के बहुत सारे लेखक उन विधाओं की तरफ आकर्षित हुए, उन्होंने उन विधाओं में हाथ में आजमाया और उसमें से कई लोगों ने कुछ काम की चीजें भी उन क्षेत्रों में की। तो एक बहुत मजबूत और ताकतवर व्यक्तित्व है जिसे आप कुल मिलाकर स्मृति परक लेखन का, संस्मरण लेखन का लेखन करने वाले लेखक का कह सकते हैं। इस तरह से कुल 3 मूल और उनके पूरे रचनात्मक व्यक्तित्व की 3 बड़ी रेखाएं हमारे सामने दिखाई देती हैं। मैं अनेक बार सोचता रहा हूं कि इन तीनों व्यक्तित्वों में मूल व्यक्तित्व क्या है, और यदि ये 3 डायमेंशन है, 3 आयाम है, तो एक दूसरे का आपस में संबंध क्या है, रिश्ता क्या है। कहानीकार का उपन्यासकार से और उपन्यासकार का संस्मरण लेखक से क्या रिश्ता बनता है काशीनाथ सिंह के रचनात्मक साहित्य में। तो निरंतर सोचते हुए मैं लगभग इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, जिससे हमारे अनेक साथी सहमत नहीं हैं, कि अंततः काशीनाथ सिंह कहानीकार हैं, और कहानीकार की संवेदना से ही उन्होंने उपन्यास लिखे हैं, और कहानीकार की संवेदना से, कौशल से, दक्षता से ही उन्होंने संस्मरण लिखे हैं। कभी मौका मिलेगा तो मैं इस बात को थोड़ा और ज्यादा विस्तृत करके अपनी बात स्पष्ट करना चाहूंगा। लेकिन जो कहानीकार काशीनाथ सिंह है, जो तीनों व्यक्तित्वों के मूल में है, संस्मरण लेखक को जो प्रोत्साहित करता है, समर्थन देते हैं,
इतना बड़ा संस्मरण लेखक, स्मृति परक लेखन लिखने वाला इतना बड़ा लेखक हिंदी में नहीं आता यदि वो उससे पहले एक लंबा समय कहानी लेखन में गुजार नहीं चुका होता। ये जो कहानीकार काशीनाथ सिंह है, इनकी कहानी कला, इनकी कहानी किस तरह की कहानी है? क्योंकि जब आप देखते हैं कि लगभग 50 वर्षों का, 52 वर्षों का कहानी लेखन है काशीनाथ जी का। 1960 के आसपास से काशीनाथ जी की कहानियां प्रकाशित मिलती हैं और हम अभी 2012 के अंतिम सिरे पर खड़े हुए हैं। आप मोटे मोटे मिला सकते हैं कि 50 साल से अधिक हो चुके हैं काशीनाथ जी को लिखते हुए। और इन 50 सालों में कुल मिलाकर कहानियों की संख्या, जहां तक मैं जानता हूं, 50 नहीं है। यानी प्रतिवर्ष एक के हिसाब से भी कहानी काशीनाथ जी ने नहीं लिखी है। और मैं कह रहा हूं कि वो उनके पूरे रचनात्मक व्यक्तित्व का मूल है। तो एक बड़ी विलक्षण बात तो सबसे पहले यही दिखाई देती है। इतना बड़ा एक लेखक के रूप में इतना बड़ा जीवन और उसमें कुल मिलाकर 40 के करीब कहानियां। तो ये जो 40 कहानियां हैं, जिसमें से करीब 10 कहानियां अपने अपने समय में बेहद चर्चित रही हैं और कुछ ऐसी कहानियां हैं जो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगली शताब्दियों में, अगली अगली पीढ़ियों में अलग अलग कारणों से पहुंचेंगी और काम आएंगी अगले जमाने के लोगों के लिए। तो ये काशीनाथ जी की जो कला है, जो एक आयामी नहीं है, एक तरह की नहीं है। अब जैसे आप देखें कि हिंदी में जो कहानी लिखने का सामान्य तरीका रहा है, वो मोटे मोटे तौर पर 2 तरह का कहानी लेखन हमें मिलता है हिंदी में। एक तरफ आपको प्रेमचंद की परंपरा का लेखन मिलता है। प्रेमचंद की परंपरा सिर्फ सोशल कमिटमेंट, सामाजिक प्रतिबद्धता की, वैचारिक प्रतिबद्धता की परंपरा ही नहीं है। अपने समाज को बहुत गहराई से, बहुत संवेदना के साथ, पूरी वस्तुनिष्ठता में समझने की कोशिश ही सिर्फ प्रेमचंद की परंपरा नहीं देती है, बल्कि उसके साथ कथा कथन की भी, कहानी कहने की भी एक परंपरा प्रेमचंद देते हैं हमें। और उसके साथ एक समानांतर परंपरा है जिसमें अनेक लेखक हैं। मूलतः आप अज्ञे को ले सकते हैं, आप विनोद कुमार शुक्ल को ले सकते हैं, अनेक लेखक हैं जो दूसरी तरफ हैं, कृष्ण बलदेव बैद को ले सकते हैं, निर्मल वर्मा को ले सकते हैं। बहुत सारे लेखक हैं जो दूसरी तरफ हैं, दूसरी परंपरा, दूसरी तरफ के लेखक हैं, माफ कीजिएगा, दूसरी परंपरा के लेखक नहीं है, दूसरी धारा के लेखक हैं। तो एक जो लोकप्रिय कथा धारा रही है, कहानी धारा रही है, वो प्रेमचंद की रही है, सामाजिक प्रतिबद्धता और कथा कथन दोनों में। लेकिन काशीनाथ जी की यदि 35-40 कहानियां आप पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि कहानीकार काशीनाथ सिंह की एक जबरदस्त कोशिश या एक तरह से संघर्ष रहा है कि वे सामाजिक प्रतिबद्धता के प्रश्न पर, सवाल पर तो पूरी तरह प्रेमचंद की परंपरा में दिखाई दें, अपने समय और अपने समाज को पूरी गहनता से, पूरी गहराई से, उसके पूरी जटिलता के साथ समझने और उसे व्यक्त करने की कोशिश करें। लेकिन जो कहानी की तकनीकें हैं, जो कहानी की प्रविधियां हैं, जो प्रेमचंद के जमाने तक विकसित थी और जो प्रेमचंद और उसके बाद के अनेक लेखकों, यशपाल, अमरकांत, शेखर जोशी इत्यादि, विश्व सानी इत्यादि ने जिसका विकास किया, मैं बहुत ध्यान से देखता हूं तो पाता हूं कि काशीनाथ सिंह का एक कहानी की दुनिया में एक बड़ा संघर्ष ये रहा है कि प्रेमचंदीय जो ढांचा है, प्रेमचंद का जो कथा ढांचा है, उससे अपने आप को एक हद तक मुक्त रखा जाए, या आप कह सकते हैं कि उसी के भीतर एक विभिन्न किस्म का ढांचा, एक विभिन्न किस्म की संरचना प्राप्त की जाए। काशीनाथ जी की कहानियां पढ़ते हुए इस बात को थोड़ी देर के लिए विश्राम दें, इस बात को, प्रेमचंद की कथा संरचना है। तो काशीनाथ सिंह जी की कहानियां पढ़ते हुए, खासतौर पर शुरुआती कहानियां पढ़ते हुए, आप देखते हैं कि काशीनाथ जी की ज्यादातर कहानियां आकार में मझोले से भी छोटी होती हैं, लंबी नहीं होती। पूरे नाटक की दुनिया में, कविता की दुनिया का एक मास्टर ब्रेख्त। जब मैं जंगल जातकम देखता हूं, जब मैं 3 काल कथा देखता हूं, खासतौर पर ये 2 कहानियां, 3 काल कथा और सूचना, ये 2 कहानियां जब मैं देखता हूं 70 के आसपास, तो मुझे लगता है कि चेखव की कला कहीं ब्रेख्त की कला के साथ एक संवाद विकसित कर रही है। यानी कि प्रत्येक अवस्था में अपने पाठक को सिर्फ वस्तु स्थिति का ज्ञान न कराया जाए, उसे सिर्फ दिखाया न जाए कि क्या हो रहा है,
बल्कि उसे इस तरीके से दिखाया जाए, उसके सामने बात को कुछ इस तरीके से रखा जाए कि वो प्रत्येक क्षण ये सोचता रहे कि ये जब ये सब कर रहा है क्यों हो रहा है। यहां जाकर काशीनाथ जी प्रेमचंद की जो कथा परंपरा है उसमें सामाजिक प्रतिबद्धता, वैचारिक प्रतिबद्धता में उसी में स्थित होने के बावजूद उस राम था वो ऐसा हुआ। ये जो कहानी कहने का तरीका है इस तरीके को पूरी तरह छोड़कर फ्रैक्शंस में बटा हुआ, टुकड़ों में बटा हुआ, खंडित, अलग अलग जगह से जुटाए हुए 3 दृश्य या 4 दृश्य या 5 दृश्य, अलग अलग जगह के 3 चरित्र या 4 चरित्र मिलकर एक कहानी बनते हैं। यदि 3 काल कथा एक कहानी हो सकती है, यदि सूचना के तमाम दृश्य कुल मिलाकर एक कहानी बन सकते हैं, तो काशी का 80 की 5 रचनाएं भी कुल मिलाकर एक उपन्यास बन सकती हैं। यानी काशी का 80 की जो संरचना हमें 2090 से 2000 के बीच में काशीनाथ जी के रचनात्मक व्यक्तित्व में दिखाई देती है, उसकी एक पूर्व सूचना, उसका एक पूर्व रंग आपको इन 2 कहानियों में, 3 कहानियों में, 3 काल कथा और सूचना जैसी कहानियों में दिखाई देती है। तो उपजी हुई कविता उसी दौर में है, तमाम कवि धूमिल, चंद्रकांत देवताले जैसे कवि उसी दौर में काशीनाथ सिंह की कहानियां लिख रहे हैं। मुझे ये बात बेहद महत्वपूर्ण लगती है कि 67 से 77 के उस दौर में जहां आक्रोश की पारंपरिक और प्रचलित प्रविधियां अपनाना बेहद आसान था, काशीनाथ सिंह ने आक्रोश की उन सर्वमान्य किस्म के लोकप्रिय चेहरों को अपनी कहानी में आने नहीं दिया, बल्कि उन्होंने उन रास्तों की खोज की जहां से उस आक्रोश को एक ज्यादा गहरे ढंग से, ज्यादा व्यवस्थित ढंग से व्यक्त किया जा सके। सूचना, मुसैचा, 3 काल कथा, माननीय होम मिनिस्टर के नाम से लेकर और उससे मोहभंग यानी लाल किले का बाज तक, ये सारी की सारी कहानियां उसी दौर की हैं, जिसमें ये बात तब और महत्वपूर्ण हो जाती है जब हम देखते हैं कि उसी जमाने में काशीनाथ सिंह के रचनात्मक व्यक्तित्व के सबसे गहरे और गंभीर साथी वे थे कवि धूमिल, जिन्होंने अपने जमाने में उस आक्रोश की कुछ बहुत ही लोकप्रिय मुद्राओं का सृजन भी किया। आखिर कौन सी चीज है जिसने काशीनाथ सिंह को उस लोकप्रियता से, उस सर्वमान्य चेहरे से बचाए रखा? तो मुझे लगता है कि अंततः सामाजिक प्रतिबद्धता वो कारण नहीं है जिसने काशीनाथ जी को इन लोकप्रिय और प्रचलित प्रविधियों या से मुक्त रखने में मदद की। मुझे लगता है कि ज्यादा महत्वपूर्ण और बड़ा कारण है काशीनाथ जी की कला सजगता। काशीनाथ जी जो बात कहना चाहते हैं वो चाहते हैं कि वो उनके अपने तरीके से, अपने ढंग से, अपने रंग से कही जाए। जब तक किसी कहानी का कोई अपना ढांचा उन्हें प्राप्त नहीं हो जाता, अपनी भाषा उन्हें प्राप्त नहीं हो जाती, जब तक अपने लिए एक मुफीद चरित्र उन्हें प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक वे कहानी नहीं लिखते या शायद कहानी नहीं लिख पाते। इसी वजह से इतनी कम कहानियां लिखी गई हैं। इसलिए आप देखेंगे कि प्रेम की परंपरा में, जिसे आमतौर पर आप एक भारतीय यथार्थवादी कथा परंपरा कह सकते हैं, जिसमें हमारे ज्यादातर बड़े बड़े लोगों ने लेखन किया है, उस संरचना को आप उसके समानांतर रखें तो काशीनाथ जी की कथा संरचना, काशीनाथ जी की वाक्य रचना, काशीनाथ जी की पैराग्राफिंग और काशीनाथ जी की स्पेसिंग, हर चीज बिल्कुल उनकी अपनी तरीके की। एक चीज जो उनकी पूरी कहानी को, यहां तक कि उनके संस्मरणों को, और खासतौर पर ये कला जिसकी तरफ अब मैं बात करने जा रहा हूं और इसके बाद मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंचती है, चरम पर। ये संरचना घर का जोगी जोगड़ा में आप देखें तो अपने चरम पर पहुंची, जिसकी तरफ मैं इशारा करने जा रहा हूं अगले 2-3 मिनट के भीतर। काशीनाथ जी को एक लय चाहिए। आमतौर पर लय की खोज कवियों का शगल होता है। आमतौर पर कवि लय की खोज करते हैं और जब तक अपने लिए एक मुफीद लय नहीं मिलती तब तक कविता नहीं लिख पाते, खासतौर पर बड़े कवि। लेकिन मैं देखता हूं काशीनाथ जी की कहानियां पढ़कर, काशी का 80 पढ़ के, यहां तक कि उनके संस्मरण पढ़कर, कि काशीनाथ जी को एक लय चाहिए और एक खास तरह की लय 70 के आसपास की कहानियों से लेकर और घर का जोगी जोगड़ा तक प्राप्त करने की एक जबरदस्त कोशिश उसके अंदर है। ये लय कैसी है? आप संगीत की भाषा में मैं कहूं तो आप कह सकते हैं कि बहुत ही नुकीली किस्म की भाषा रचना चाहते हैं काशीनाथ सिंह।
बहुत ही क्षिप्र, तेज धार वाली और छोटे छोटे वाक्य, बहुत ही शार्प, तीक्ष्ण वाक्य लिखते हैं काशीनाथ। और लेकिन ये तीक्ष्णता, ये नुकीलापन, ये शार्पनेस होने के बावजूद उनकी लय में कहीं कोई ज्यादा गति प्राप्त करने की कोशिश नहीं है। यानी द्रुत जैसी चीज काशीनाथ सिंह के कथा लेखन में लगभग आपको नदारत मिलेगी। आपको विलंबित भी बहुत कम मिलेगा। आपको पूरे कथा लेखन में विलंबित भाषा, विलंबित लेखन आपको नहीं मिलेगा। वो जगह जहां जाकर काशीनाथ जी अपने आप को समर्पित करते हैं, संगीत की भाषा में कहें तो उसे मध्यम की लय कह सकते हैं, मध्यम लय, जिसमें धीरे धीरे चलता हुआ आदमी, जिसमें अंडर रीडिंग और ओवर रीडिंग का स्कोप नहीं होता है, धीरे धीरे चलता हुआ आदमी। तब उसके पास इतना समय होता है कि वो अपने आसपास की हर एक चीज को जब चाहे तब मुड़कर देख सकता है। और जब वो मुड़कर उधर देखेगा तो हर एक पाठक को उधर मुड़ के देखना पड़ेगा। द्रुत में भागते हुए आदमी के पास ये जगह नहीं होती है। तो धीमे से मध्यम लय में चलते हुए उनकी कथा, इसलिए आप देखेंगे काशीनाथ जी के पैराग्राफ कई बार 5 वाक्य के होते हैं, कई बार 3 के, और कई बार तो एक ही वाक्य का पैराग्राफ होता है। और काशीनाथ जी का पैराग्राफ जैसे शुरू होता है, यदि आप उसे छपे हुए में देखें तो जैसे यहाँ एक आधा ऐसा वाक्य टंगा हुआ और उसके नीचे एक पैराग्राफ आपको दिखाई देगा। ऐसा लगेगा जैसे आप सूरदास का या तुलसीदास का कोई पद पढ़ने जा रहे हैं। ऐसे छोटे से अर्धाली से आधे वाक्य से काशीनाथ जी की संरचना शुरू होती है। तो मुझे लगता है कि एक वो चीज है जिसने काशीनाथ जी के पूरे कहानी लेखन को, पूरे उपन्यास लेखन को, पूरे संस्मरण लेखन को बहुत गहराई तक प्रभावित किया है। वो है अपनी कला पाने के लिए, अपनी भाषा पाने के लिए, अपनी लय पाने के लिए, अपना तरीका, अपनी प्रविधि पाने के लिए किया गया उनका संघर्ष। और यह संघर्ष बहुत मूल्यवान है। यह तब और मूल्यवान हो जाता है जब हम देखते हैं कि अपने पूरे रचनात्मक व्यक्तित्व के दौरान काशीनाथ जी ने आमतौर पर उन सभी जिसे हम सामान्यतः प्रतिबद्ध या प्रगतिशील साहित्य धारा के भीतर उठाया जाता हुआ देखते हैं। अपने समय के प्रत्येक जरूरी सवाल पर उन्होंने बात की। आप देखें, जाति का सवाल उठने से पहले वे जाति के सवाल को कहानी में उठा चुके थे। वो भूमंडलीकरण पर जब बहुत ज्यादा लेखन आपके सामने नहीं था, तब वो भूमंडलीकरण के बारे में लिख रहे थे। और लेकिन ये सब कुछ करते हुए काशीनाथ जी इस बात के प्रति सजग थे कि प्रगतिशील धारा। उन्होंने कहा, एक कविता पढ़ने के लिए दिया अपने एक मित्र को और कहा कि ये कविता कैसी है। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी कविता है, इसमें रोमांटिक भाव की अच्छी अभिव्यक्ति हुई है। मगर इन्होंने किसी बंधु के वियोग से ही उसको लिखा था, अर्थात संप्रेषण ठीक से नहीं हो सका। उसको पढ़ने के बाद वो कह रहे हैं कि ये उसी तरह एक कहानीकार ने कहानी देने के बाद अपने मित्र से 2-3 बार पूछा कैसी कहानी, कैसी। अरे रुको भाई, हमने एक बार उस कहानी को पढ़ा है और 1-2 बार पढ़ने दो ना, समझ में नहीं आ रहा है। तुम जानते हो क्यों नहीं समझ में आ रही है? वो A ग्रेड की कहानी है, इसीलिए तो एक बार पढ़ने से उसको समझ नहीं पाते हो। मगर इसी बिंदु पर मुझे याद आ रही है परिभाषा जो रविंद्रनाथ ठाकुर की थी। क्योंकि पश्चिम बंगाल में यह आयोजन है, बंगला की 2-3 पंक्तियां रविंद्रनाथ की जो है मैं कहना चाहूंगा। छोटा प्राण छोटा व्यथा, समझ में आ जाएगी बात। घटनार घन घटा, नहीं वर्णनार छटा, घटनार घन घटा, नहीं तत्व नहीं उपदेश, अंतरे अतृप्ति रहे, अंतरे अतृप्ति रहे, सांग करी मने हवे, शेष है ना शेष। कहानी की एक परिभाषा उन्होंने दी है। खत्म होकर के ही जो कहानी खत्म न हो वो वास्तविक कहानी है। अर्थात कहीं ना कहीं आपके मन में, बंगला में जिसको कहते हैं दाग के जैसे कि ना कोई असर डाला है कि ना, तो उसी तरह की कहानी मुझे लगी काशीनाथ सिंह जी की। चूंकि वो यहाँ है इसलिए उनका अपना मंतव्य सुन लेना जरूरी समझता हूँ और उनसे आग्रह करता हूँ कि वे अपना लेखकीय वक्तव्य यहाँ प्रस्तुत करें। आज मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ है उपस्थित, उनसे मेरा अनुरोध है, आग्रह है। प्रोफेसर डॉक्टर मेरे
के प्रसिद्ध कथाकार अध्यक्ष शिवमूर्ति जी, गौतम सान्याल जी, कृपाशंकर जी और हिंदी अकादमी के चेयरमैन जितेंद्र तिवारी जी, दामोदर मिश्र जी, नारायण सिंह जी, कामेश्वर जी, कल्लो जी, अभिजीत जी, आशीष त्रिपाठी जी, सामने बैठे हुए आस पास के पास पड़ोस से आए हुए मेरे लेखक मित्र बंधु के श्रीवास्तव जी, आसनसोल के साहित्य प्रेमी सज्जनों और देवियों, मैं दूसरी बार आया हूं आसनसोल। एक बार पहले आया था रात भर के लिए। हमारे समझे बैठे हुए हैं नारायण सिंह जी, इनके बेटे की शादी थी, शाम को आया, रात भर रहा, सुबह लौट गया। दूसरी बार आया हूं के श्रीवास्तव जी के बुलावे पर। के श्रीवास्तव उस बगीचे की पौध है जिसका मैं एक माली रहा हूं, और ऐसे पौध मैं देख रहा हूं कि आसनसोल के पूरे क्षेत्र में बिखरे पड़े हैं। बहुत से लोग हैं, जाने पहचाने चेहरे के लोग। तो जब के श्रीवास्तव ने कहा मुझे, और खास तौर से ये बताया कि इसके पहले प्रयास की ओर से संजीव जैसे कथाकार, शिवमूर्ति हमारे मित्र कथाकार, इनका सम्मान हम कर चुके हैं, और संजीव का तो क्षेत्र रहा है, इसी में संजय भी हैं, नारायण सिंह भी हैं। तो मुझे लगा कि ये अपने मित्रों के सम्मान में जो संस्था सक्रिय है और उसी परंपरा में मुझे मान रही है, मुझे चलना चाहिए, और मंच स्वीकार किया। एक चीज यहां मैं देख रहा हूं जो बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए, बहुत बड़ी। पुरस्कार और सम्मान में फर्क होता है, इसे महसूस कर रहा हूं मैं। सम्मान क्या होता है इसे मैं यहां देख रहा हूं। पुरस्कार में जाने पहचाने चेहरे बहुत कम होते हैं, लेकिन जो लोग सम्मान कर रहे हैं और जो हमारे पाठक हैं या हमारे आत्मीय हैं, उनके बीच सम्मानित होना मेरे लिए सचमुच का सम्मान है। एक तो यह। दूसरी बात की हिंदी भाषी क्षेत्र में सम्मान एक घटना की तरह है मेरे लिए, और इसलिए जब के श्रीवास्तव ने कहा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आसनसोल जो बांग्ला भाषी क्षेत्र है, वहाँ हिंदी के लोग काम कर रहे हैं, और हम मानते रहे हैं कि ये बंगाल हिंदी पत्रकारिता की जन्मभूमि रहा है, यहीं से मतवाला निकला है, निराला रहे हैं। आज भी ढेर सारे हिंदी के लेखक हैं जो इस क्षेत्र में और सक्रिय हैं। मुझे लगा कि वहां जाके सचमुच में अपने को सम्मानित महसूस करूंगा, और कर रहा हूं। आप लोगों की उपस्थिति में महसूस कर रहा हूं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि एक लेखक हूं मैं। लिखना मैंने क्यों शुरू किया है, क्यों चाहा? देखिए,
शेर है, सिर्फ होने से कुछ नहीं होता। किसका ये मुझे याद नहीं ठीक से। सिर्फ होने से कुछ नहीं होता, अपने होने का हक अदा कीजिए। तो अपने होने के हक की अदायगी मैंने की है, लिख के हूं, और ये जो हक है वो कैसे अदा करो, ये मेरी चिंता का विषय था कि अदा मैं कैसे कर सकता हूं। मुझे लगा और मैं किसी काम काज के नहीं हूं। हमारे बाप खुरपी लेके निराई का काम करते थे, हादसा उठाते थे, कुदाल उठाते थे, खेतों में काम करते थे। हमारे लायक मैं उस लायक नहीं हूँ ही नहीं कि करूँ, दूसरा और कोई काम करने लायक मैं था ही नहीं, ऐसा लग रहा था मुझे। फिर ये हक मैं कैसे अदा करूँ? मुझे लगा कि खुरपी की जगह मेरे हाथ में कलम जरूर है। इस कलम से क्या किया जा सकता है, वही करूं। फिर एक काम कैसे करूं, कैसे हो? तो उन दिनों दो बातों की तरफ मेरा ध्यान गया था जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। एक शिष्य का नाम था उदयन। उदयन बड़ा तेजस्वी, मेधावी, प्रतिभाशाली, अद्भुत प्रतिभा का धनी था। लेकिन उसके साथ और गुरु भाई थे, कई शिष्य थे अंगिरा के। अंगिरस को ही अंगिरा भी बोलते हैं। तो कई शिष्य थे, लेकिन उदयन में एक बेचैनी थी। वह अन्य शिष्यों की तुलना में अपने को महसूस करता था कि उसके अपने कौशल को, ज्ञान की जो प्रतिभा है, ज्ञान है, विलक्षणता है, उसे उसके गुरु अलग से प्रदर्शित कराएं। जैसे नहीं होता है, सितार वादक का कोई चेला हो तो अपने लिए चाहता है कि देखें तब गुरु हमारे लिए मंच प्रदान करते हैं, गायक के लिए ऐसा ही करते हैं। तो उदयन चाहता था कि और शिष्यों से हटा के उसकी प्रतिभा और विलक्षणता को लोगों के सामने प्रस्तुत करें। जब थक गए अंगिरस से सुनते सुनते उससे, तो उन्होंने कहा, एक दिन कहा कि जाओ वो अंगीठी ले आओ। अंगीठी ले गए, मंगाई गई अंगीठी। उसके बाद तो अंगिरस ने कहा उदयन से कि ऐसा है कि ये लोग चिमटा, इसमें जो सबसे दहकता हुआ, धधकता हुआ, लपट उगलता हुआ जो अंगारा हो उसे निकाल दो। निकाला उसने और उसे कहा कि इसे अलग रखो। अलग रखा गया। थोड़ी देर के बाद वह तो कोयला हो गया। बाकी अंगीठी के बाकी जितने अंगारे हैं उसी तरह उन्हें लपट उठती है। अंगिरस ने कहा कि देखो, समूह को, समाज को जैसे ही तुम छोड़ोगे, तो अपने आप मुक्तिबोध एक कवि हो चुके हैं, जो साहित्य के लोग हैं जानते होंगे, जो नहीं है उन्हें, उनके लिए सूचना है कि उनकी कविता के पंक्ति की अकेले में मुक्ति नहीं मिलती। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि तुमने यह आँच या आग तभी तक है जब तक तुम अंगीठी में हो, इस समाज में हो, लोगों के बीच हो, अपने लोगों के साथ हो। जिस दिन उससे अलग होगे, खत्म हो जाओगे, भूल जाओगे। इसलिए बहुत शोर शराबा मत किया करो। तो एक तो मुझे मेरी समझ में आया कि लोगों के साथ,
समाज में रह के, समाज के बीच ही कुछ किया जा सकता है। स्वांतः सुखा है, मैं अलग से कुछ करना चाहूं, कुछ नहीं कर सकता। यानी जैसे मैं एक, अब तो बड़ा क्या कहिए, बड़ा फिल्मी शायर रहे हैं, लेकिन कभी कभी अच्छी चीज लिख गए हैं। तो मुझे साहित्य उद्यानवी ने एक शेर लिखा था इसी तरह का, कि दुनिया ने तजुर्बात हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूं मैं। तो दुनिया ने जो कुछ दिया है मुझे, जो लिख रहा हूं शायरी, वो उसी शायरी के रूप में ही उसे वापस कर रहा हूं जो दुनिया से हासिल किया है मैंने। तो मैं जहां था, जिस काशी विश्वविद्यालय में डिस्ट्रिक्ट के श्रीवास्तव हैं, हमारी बड़ी पुरानी छात्रा आई हुई है डॉक्टर सुनंदा बनर्जी, वह रही हैं हमारी शिष्या। आप भी नहीं हैं, चेहरा देखते हुए मुझे लग गया था। विजय नारायण भी हैं, बहुत से लोग हैं। मुझे लगा ये विश्वविद्यालय जिसमें मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ लोगों को, बंजर इलाका है, एक लेखक के लिए निरर्थक है, किसी काम का नहीं है। एक जैसे बातचीत करने वाले लोग, एक जैसे पढ़ने पढ़ाने वाले लोग, एक जैसी जिंदगी जीने वाले लोग, दूसरे तबके के सारे लोग। मैं क्या कर सकता हूं यहाँ? मूर्ति भाई बेड़ा हॉस्टल में वार्डन था, एक बार लुंगी पहन के मैं चला गया था बाहर पान खाने। हाँ, और अगले दिन हल्ला हुआ, ये कैसा मास्टर आया है देखो। तो मुझे लगा कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता। उन्हीं दिनों मैंने महसिन गोरकी की जीवनी पढ़ी थी 3 भागों में। मेरा बचपन, जनता के बीच, मेरे विश्वविद्यालय। तो मेरे विश्वविद्यालय मैंने जब पढ़ा तो मालूम हुआ कि महसिन गोरकी विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए गया था कजान, और विश्वविद्यालय में दाखिला नहीं मिला उसे दाखिला मिला तो एक जूते की दुकान में, या एक चाय वाले के यहाँ कप प्लेट साफ करने के लिए, या बेकरी की दुकान में। ऐसी ये उसके विश्वविद्यालय थे। कहीं न कहीं हमें लगता है कि इन चीज़ों का असर पड़ा मुझ पर, और हमने कहा कि अगर लिखना है तो विश्वविद्यालय जिन्होंने देखा उन्हें मालूम है कि चारों तरफ एक 4 दीवारी है, जाने 13 किलोमीटर का एक वो क्षेत्र है, चारों तरफ 4 दीवारी है, 4 दीवारी के बाहर विशेष दुनिया है। हमें लगा कि हमारा साहित्य अगर कुछ काम का मुझे मिल सकता है तो उस 4 दीवारी के बाहर ही मिल सकता है। और उसके बाद से मैंने एक जिंदगी के समानांतर दूसरी जिंदगी मैंने शुरू की। पढ़ने पढ़ाने का काम विश्वविद्यालय में करता था, बाकी के सारे दिन या वक्त रहता था शहर में, इसलिए आसान था मेरे लिए। तो शहर की जिंदगी को देखना, फुटपाथ की, सड़क पर चलने वालों की, किराना के दुकानदारों से, सट्टी में वगैरह, तो वह बृहत्तर जीवन है। उस जीवन को देखना मैं सोचता हूं। हाँ, उसी को दबाइए जोर से।